बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों के लिए पिछले वीडियोस में हमने डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, डीएनए पुनर्योगज तकनीक के विभिन्न चरण और उनकी जो तकनीकें हैं, उनके जो उपकरण हैं, उनके बारे में चर्चा शुरू की थी। और हमने डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी के प्रथम चरण में पढ़ा था कि किस प्रकार से इच्छित जीन की पहचान की जाती है और उसके पश्चात उसका पृथक्करण किया जाता है। तो उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। दूसरे चरण में हमने इसके जो वाहक हैं कि इसमें जो कौन कौन से वाहक हैं प्रतिलिपिकरण के लिए, मतलब जीन्स के प्रतिलिपिकरण के लिए कौन कौन से वाहक हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्लाज्मिड है, कृत्रिम प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, फॉस्मिड है, बैक्टीरियोफेज है और अन्य प्रकार के जंतु वायरस हैं या पादप वायरस, उनके डीएनए आरएनएज को हमने उपयोग में लेने के बारे में बात की थी कि हम किस प्रकार से वाहकों का उपयोग करते हैं अपने प्रतिलिपिकरण के लिए। आज के इस वीडियो में हम इसके तीसरे चरण के बारे में बात करेंगे, यानी बैक्टीरियल कोशिका में प्लाज्मिडों की स्थापना की जाए और इच्छित डीएनए का प्रतिलिपिकरण या क्लोनिंग कैसे की जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ दाता डीएनए लिखा रहता है, तो आप उसको इच्छित जीन, वांछित जीन भी कह सकते हैं, इच्छित जीन भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं। देखिए, प्रतिबंध अंतर न्यूक्लियस एंजाइम, अब यहाँ थोड़ा सा कठिनाई आ जाती है आपके सामने। यह है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके द्वारा काटे गए व पृथक किए गए इच्छित जीन के दाता डीएनए के इच्छित जीनों युक्त प्लाज्मिडों, जिन्हें अब अगर अपन कहें कि पुनर्योगज प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कुल मिला के बात यह है, जो प्राकृतिक प्लाज्मिड था उसके एक छोटा सा हिस्सा हमने काट कर उसके अंदर हमारा इच्छित जीन निवेशित कर दिया है, तो अब वो प्लाज्मिड पुनर्योगज प्लाज्मिड कहलाएगा। इस पुनर्योगज प्लाज्मिड को जब तक किसी जीवाणु के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाए तब तक इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई यूज नहीं है, और इसको निवेशित कराना जरूरी है, तभी यह वहां जाकर बहुगुणन करता है। मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हमारे इच्छित जीन की काफी सारी कॉपीज हमें मिल जाती है, तो इन्हें जीवाणु कोशिका में प्रवेश कराया जाता है। ये कार्य रूपांतरण क्रिया द्वारा किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, जिसके द्वारा जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज का भी आता है। इसके अलावा दो जो जीवाणु हैं आपस में क्रिया करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के द्वारा। उसी प्रक्रिया के द्वारा प्लाज्मिड को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इस हेतु पुनर्योगित प्लाज्मिड है तथा बैक्टीरियल कोशिकाओं को साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड के विलयन में 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। बीच बीच में दोनों के मिश्रण को शीघ्रता से 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 43 डिग्री वाले उष्ण विलयन में स्थानांतरित कर इनको ताप प्रघात यानी हीट स्ट्रोक दिया जाता है। इस आघात से जीवाणु कोशिकाएं प्लाज्मिडों को ग्रहण करने के योग्य बन जाती हैं। हालांकि इस परिवर्तन का वास्तविक कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा कैसे हो जाता है कि हमने पहले 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखा बैक्टीरिया को और प्लाज्मिड को, बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड में ट्रांसफर करवाना है, एंटर करवाना है, उसके लिए हम ताप प्रघात प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखा, एकदम से 37 डिग्री टेम्परेचर किया, फिर 43 डिग्री टेम्परेचर किया, तो एक प्रकार का हीट स्ट्रोक मिलने से कोशिका आसानी से उस प्लाज्मिड को ग्रहण करने योग्य हो जाती है। अब इन जो जीवाणु हैं उनको ठोस माध्यम या यूं कहें कि पोषक माध्यम पर रखा जाता है, जहां पुनर्योगी प्लाज्मिडो युक्त जीवाणु की कॉलोनियां बनती हैं। ये जीवाणु सामान्य जीवाणु की तुलना में अतिरिक्त लक्षण प्ररूप वालों का प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण है कि इनमें अतिरिक्त लक्षण क्यों आया, क्योंकि हमने अपना इच्छित जीन में ट्रांसफर किया है, तो इनमें थोड़े से कैरेक्टर बदल जाते हैं जीवाणु के। बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि होगी, डेफिनेटली हमारे प्लाज्मिड में भी वृद्धि होगी, प्लाज्मिड की संख्या में वृद्धि होगी, तो आप निश्चित मान लीजिए हमारे जो इच्छित जीन है उसकी क्लोनिंग हो गई। ये प्रक्रिया है, इसको आप इजीली अपने शब्दों में लिख लीजिएगा जो आपको समझ में आए। अब चौथे चरण के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ क्लोन जीनों की पहचान और इनका अन्य जीवों में स्थानांतरण, ये प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है कि क्लोन जीन की पहचान कैसे की जाए कि भाई ये जीन हमारा क्लोनिंग हो चुका है या नहीं हो चुका है। इसके लिए इनका पुनः उपयुक्त माध्यम में बहुगुणन किया जाता है, जो हमने कॉलोनीज तैयार की थी। ये थोड़ा सा साफ नहीं है, इसको आप सही साफ समझ लीजिएगा। इन जीवों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा, इन जीनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा पृथक कर लाइगेज एंजाइमों की सक्रियता में अन्य जो जीवों के डीएनए के साथ
वेक्टरों की मदद से संलग्न किया जाता है। उपयुक्त वेक्टर की सहायता से पुनर्योगज डीएनए को बैक्टीरिया, यीस्ट, पादप या जंतु कोशिकाओं अर्थात सभी प्रकार के जीवों में स्थानांतरित किया जा सकता है। जब वेक्टर कोई बैक्टीरियोफेज हो तो जीन स्थानांतरण क्रिया को ट्रांसडक्शन, जीन वहन कहा जाता है। इस प्रकार विजातीय जीनों की चाहे गए अन्य पादपों या जंतुओं में स्थानांतरित कर उन जीवों को इच्छित कार्य करने हेतु तैयार कर लिया जाता है। पुनर्योगज डीएनए के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि इस तकनीक के अंतर्गत वांछित जीनों की पहचान, उनका पृथक्करण, क्लोनन तथा स्थानांतरण अत्यंत जटिल प्रक्रियाएं हैं। पुनः इन क्रियाओं के निष्पादन के लिए अत्यधिक संवेदी और यथार्थपरक युक्तियों और शोध सुविधाओं की अपेक्षा होती है। और इसके द्वारा जो जीनों की जो तैयार होते हैं उनको सीडीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी भी कहते हैं। जो इच्छित जीन की प्रतिलिपि तैयार की है उसको सीडीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। मैंने ये वर्ड टू वर्ड इसलिए पढ़े ताकि क्योंकि यह साफ नहीं आया है ये पीडीएफ में, अतः आप लोग इसको उसी प्रकार से लिख लीजिएगा जैसे मैंने बोला है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इस चौथे चरण में क्या होता है कि हम अपने जीन की पहचान, पहले तो हमने कॉलोनीज बना ली बैक्टीरिया की, तो कॉलोनी बना ली तो क्लोन जीन भी हमारे पास है, मतलब हमारे पास जीन्स की क्लोनिंग प्रतिलिपियां भी तैयार है हमारे इच्छित जीन की। अब इस इच्छित जीन को अन्य जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। उसके लिए हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का मदद लेते हैं। चौथा चरण में ज्यादा डिटेल में यहां नहीं बताया गया है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ द जीन का स्थानांतरण से संबंधित एक पूरा का पूरा चैप्टर आपके आगे आने वाले जो कक्षाएं होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी या ऑफलाइन, उसमें आपको समझाया जाएगा। इसलिए यहाँ इतना डिटेल में नहीं बताया गया कि इच्छित जीन को किसी भी इच्छित पादप में ट्रांसफर कैसे किया जाता है। वो एक प्रक्रिया अलग प्रकार से समझनी होगी। यहाँ आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि हमने जो जीन बनाया है, प्रतिलिपियां तैयार की हैं, उन जीनों की पहचान की जाती है और पहचान करने के बाद में उनको अन्य जीवों में स्थानांतरित किया जाता है। अब जो सीडीएनए लाइब्रेरी या जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार होती है उसके बारे में भी आपके अलग से क्वेश्चन बन जाता है। सीडीएनए लाइब्रेरी पर तो निश्चित रूप से कई बार क्वेश्चन बने हैं। देखिए क्या होती है सीडीएनए लाइब्रेरी, मैं आपको पहले इसको समझा देता हूँ इसकी भूमिका, उसके बाद इसको पढ़ दूंगा मैं आपको, क्योंकि कई बार ये जो पीडीएफ है ये साफ नहीं होता है। तो सीडीएनए लाइब्रेरी का मतलब है ऐसा डीएनए तैयार करना जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से तैयार हुआ हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण करना, आरएनए से डीएनए का निर्माण करना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद लेते हैं। अब इसको मैं समझा देता हूं आपको कि कैसे तैयार होता है। देखिए, सीडीएनए लाइब्रेरी या लाइब्रेरी शब्द क्या होता है, एक तरह से यूं माना जाए कि हम लोग एक कॉपीज या प्रतिलिपियां तैयार कर रहे हैं और उनको एक संभाल के रख रहे हैं ताकि उनका बाद में कभी उपयोग कर सकें। इच्छित जीन की कॉपी तैयार कर रहे हैं। तो सीडीएनए वास्तव में एमआरएनए अणु की सत्य प्रतिलिपि होती है। मैंने आपको बताया कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से डीएनए तैयार हो रहा है, तो ये एमआरएनए अणु की प्रतिलिपि होती है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक जीव में लक्षणों का नियंत्रण जीनों द्वारा होता है। जीन डीएनए के बने होते हैं, अतः अगर अमुक जीव में उपयोगी लक्षणों को अन्य जीव में स्थानांतरित करना चाहे तो यह आवश्यक है कि अमुक जीव के संबंधित अच्छे जीनों को दूसरे जीवों में प्रवेश कराना होगा। इसके लिए वांछित जीनों की संख्या को बढ़ाना आवश्यक होगा। वांछित जीनों को सीधे डीएनए से प्राप्त करना काफी कठिन और जटिल प्रक्रिया है। हमने समझ भी लिया है, हमने देखे थे 3-4 चरण जिसमें हम वांछित जीन को सीधे डीएनए से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें रेस्ट्रिक्शन, विशिष्ट प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। तो एक दूसरा तरीका भी है, वो है कि हम चाहे गए जीन या इच्छित जीन को एमआरएनए के माध्यम से प्राप्त कर लें। इसके लिए क्या करते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद लेते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मदद से हम एमआरएनए से डीएनए तैयार करते हैं। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टैमिनिज्म भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, टैमिनिज्म भी कहते हैं इसको। और इस प्रकार से काफी बड़ी मात्रा में सीडीएनए लाइब्रेरी का निर्माण हो जाता है। विलियम के अनुसार एक पूर्ण सीडीएनए लाइब्रेरी या क्लोनिंग बैंक में लगभग 5000 से 1000 क्लोनों तक का होना आवश्यक है, तभी उसको सीडीएनए लाइब्रेरी कहा जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या है सीडीएनए लाइब्रेरी के निर्माण की,
कुछ मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया है, फिर वापस समझ लेते हैं कि इसके 3 चरण है। संदेशवाहक आरएनए का विलगन, संदेशवाहक मतलब मैसेंजर आरएनए का आइसोलेशन करना, कोशिका में से निकाल लेंगे उसको। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से cDNA का संश्लेषण करना और संश्लेषित cDNA अणु का वाहक में समाकलन करना। वाहक वही प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, उनमें इसका समाकलन करना ताकि हम इनकी प्रतिलिपियां तैयार कर लें। अब इसको कैसे करते हैं, देखिए पहला चरण समझ लीजिए। जिस जीव के जीनों को स्थानांतरित करना होता है उस सजीव के एमआरएनए को पृथक कर लेते हैं। अब कह दिया, आसानी से पृथक होना बड़ा मुश्किल होता है। इसको समझिए कि इस कार्य के लिए विशिष्ट एंटीबॉडीज का उपयोग किया जाता है जो ऐसे प्रोटीनों के विरुद्ध क्रियाशील होती है जिनके जीनों का स्थानांतरण करना होता है। एमआरएनए का पृथक्करण ऐसी कोशिकाओं से किया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से होती है, जैसे पौधों की जड़ें हैं, पत्तियां हैं, नवनिर्मित पत्तियां हैं, जैसे जंतुओं में अंडाशय की कोशिकाएं हैं, इनमें बहुत तेजी के साथ में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो वहां पर हम एमआरएनए को अलग कर सकते हैं। अब जो एमआरएनए अलग हुआ है, पृथकित एमआरएनए के उस अंश की मात्रा में बढ़ोतरी की जाती है जिसका कि cDNA के निर्माण में उपयोग किया जाना है। अब ये बढ़ोतरी निम्न तरीके से की जाती है। विशिष्ट सेलुलोज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जो कि पृथकृत एमआरएनए में उपस्थित 3' पॉली ए पुच्छ को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे एमआरएनए के सभी वांछित अंशों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। समझिए इस चीज को, सेलुलोज युक्त क्रोमेटोग्राफी, इसके बारे में आप एमएससी में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ नाम को आपको समझना है। इसकी मदद से एमआरएनए के 3' जो सिरा है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। जब 3' सिरे को अवशोषित कर लिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि जो एमआरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो काफी समय तक चलता रहेगा, क्योंकि 3' सिरे पर उसकी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोकने के जीन होते हैं। तो हम 3' सिरे को जो एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन को रोकने की जो प्रक्रिया है वो 3' सिरे पर स्थित जीनों की मदद से होती है, हम उसी को ही ब्लॉकेज कर देते हैं। तो लगातार ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है। इससे क्या होता है, एमआरएनए की अंशों में वृद्धि हो जाती है। कुछ आरएनए अणुओं की मात्रा को घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कुछ जीन विशेष प्रकार के ऊतकों में ही अधिकता से पाए जाते हैं तथा वहीं पर अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ऊतकों से संबंधित एमआरएनए की उच्च मात्रा प्राप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में पॉलीसोम राइबोसोमों का समूह जिस प्रोटीन का संश्लेषण करता है से भी काफी मात्रा में एमआरएनए को अलग किया जा सकता है। अब दूसरा चरण आता है cDNA का संश्लेषण। साधारणतः डीएनए का संश्लेषण डीएनए अणु पर ही होता है। इस क्रिया को प्रतिकृति कहते हैं। लेकिन यदि हम डीएनए से एमआरएनए बनाएं और एमआरएनए से प्रोटीन जो बनाने की प्रक्रिया है उसी बीच में हम एमआरएनए से पुनः डीएनए बना लें तो हम इच्छित जीन को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कैसा होता है, इसमें पूरा प्रोसेस उल्टा चलता है। देखिए आप इसमें यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको कि आरएनए है, इससे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का कॉपी हो गया तो वो cDNA यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। इसको cDNA कहा जाएगा। इस विधि में एमआरएनए अणु को टेम्पलेट या सांचे के रूप में उपयोग किया जाता है और ये प्रति cDNA प्रति कहलाती है जो तैयार होती है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मैंने आपको इसके बारे में बताया ही है। प्रतिलोमी अनुलेखन क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में प्रयुक्त एमआरएनए के 3' सिरे पर पॉलीएडिनिलेट ए या पॉली AAA जो संयुक्त होता है, इस सिरे को पॉलीएडिनिलेट पुच्छ या सिरा कहते हैं, अंतिम सिरा कहते हैं। इस लक्षण के आधार पर इसे अन्य आरएनए से पृथक करना संभव होता है। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एमआरएनए पर नए डीएनए सूत्रों का संश्लेषण तभी प्रारंभ कर सकता है जबकि इस एमआरएनए पर पूर्व अवस्थित प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर उपस्थित हो। यह प्राइमर वास्तव में एक क्षार युग्म होता है जो 3' सिरे पर बनता है और जिसमें एक मुक्त OH समूह होता है। इस प्रकार के प्राइमर का निर्माण पॉलीपुच्छ के साथ एक लघु क्षार क्रम ओलिगो DT का संकरण करने से या संयुक्त करने से होता है। यानी AAA सिरा है, उसकी जगह हमने थाइमिन TTT सिरे को जोड़ दिया है। अब एमआरएनए के 3' सिरे पर पॉली A तथा ओलिगो DT के परस्पर जुड़ जाने से आरंभक स्थल बन जाता है, जिसको हमने कहा प्री एग्जिस्टिंग प्राइमर होना जरूरी है। तो T और A के संकरण को जोड़ देते हैं इस स्थल पर या इस सिरे को अब पॉली T प्राइमर कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल एमआरएनए के 3' सिरे पर अब थोड़ा सा और यहाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल अगले वीडियो में समझेंगे और विस्तार से इसको समझेंगे।
एमआरएनए के 3' सिरे पर स्थित पॉलीप्राइमर के मुक्त OH सिरे पर एमआरएनए के क्षार क्रमों पर उनकी संपूरक डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डो का अभाव होता है। यह कार्य एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की उपस्थिति में होता है तथा आवश्यकता अनुसार चारों प्रकार की ऊर्जा युक्त डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडों यानी DATP, DGTP, DCTP और DTTP का उपयोग होता है। इस प्रकार एमआरएनए पर cDNA के एक सूत्र का संश्लेषण हो जाता है और एमआरएनए से cDNA संकरण का निर्माण होता है। इस एमआरएनए cDNA संकर अणु के एमआरएनए सूत्र को क्षारीय जल विश्लेषण द्वारा डाइजेस्ट कर दिया जाता है, जिससे cDNA का एक पूरा सिरा तैयार होता है। अब इसके बारे में और विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे कि इसमें आगे और क्या-क्या चरण होते हैं।